देखिए, मेरा नाम नदीम जावेद है। मैं कांग्रेस के छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, अल्पसंख्यक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। मैं अभी असम में पार्टी का स्टार प्रचारक था, बंगाल में पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ और मैं थाने डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर हूँ। पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व इस बात को लेकर बहुत गंभीर है कि आगामी जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, विशेष रूप से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, उसके मद्देनज़र जो वर्तमान संगठन है हमारा राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर, उसमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व द्वारा पूरे देश के अंदर संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मैं अब तक 6 राज्यों में संगठन सृजन अभियान का हिस्सा रहा हूँ। मैं पहले मध्य प्रदेश के बाद पंजाब के फरीदकोट के बाद राजस्थान के 1-2 जिलों में, राजस्थान के बाद फिर मैं आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में, उसके बाद मैं मेघालय में और मेघालय के बाद आपके राज्य में आया हूँ। बुनियादी विचार ये है कि पार्टी का नेतृत्व ऐसा समझता है कि हमारा संगठन जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए वैसे नहीं है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद बनाकर उनसे राय मशवरा करने के पश्चात हम ये फैसला करेंगे कि जिले में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति, जिलाध्यक्ष के नीचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नीचे जो हमारी बूथ की कमेटियां हैं और साथ ही साथ जो जिले का संगठन है पदाधिकारियों का, वो ठीक तरह से सक्रिय हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से मैं थाने जिले में हूँ। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी बात के मद्देनज़र मैं आज यहाँ पर मुमरा शहर में आया हुआ हूँ। मुमरा शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आज विस्तार पूर्वक एक साथी से लंबी चर्चा करूँगा कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल मुमरा में और थाने जनपद में और महाराष्ट्र में कैसे हो पाए, साथ ही साथ नैरेटिव कैसे होगा। कहते हैं पॉलिटिक्स में 4M बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मैसेज क्या है, नंबर 2 मैसेंजर कौन है, नंबर 3 मशीनरी क्या है, नंबर 4 मैकेनिज्म क्या है। यानी मैसेज, मैसेंजर, मशीनरी और मैकेनिज्म, पार्टी इस पूरे विचार के साथ काम कर रही है। और हमें उम्मीद है कि जब भी कांग्रेस पार्टी मुश्किल समय में से गुजरी है, महाराष्ट्र की महान जनता ने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया है। इंडिया गठबंधन को पिछले लोकसभा के चुनाव में 32 सीटों पर सफलता प्राप्त हो गई थी 48 में से। हमें आशा और विश्वास है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिसके साथ होने की संभावना 29 में है, उसकी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं। अगला चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संभवतः महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा, डिलिमिटेशन भी लागू हो जाएगा, 72 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, 400 से ज़्यादा सीटें विधानसभा की हो जाएंगी। तो इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए पार्टी अभी से उस काम में सक्रिय है और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। जावेद भाई, ये जो महिला आरक्षण की जो आपने बात किया है, ये कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, इसकी वजह बताइए। कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि बेसिकली बीजेपी बात तो महिला आरक्षण की कर रही है, लेकिन महिला आरक्षण के साथ साथ बीजेपी डिलिमिटेशन को लागू करना चाहती है। वो डिलिमिटेशन यानी नए सिरे से विधानसभाओं की ज्योग्राफी बनाने का काम, लोकसभा की ज्योग्राफी बनाने का काम असम में बीजेपी ने किया है और वहाँ पर सोसाइटी को पूरी तरह से डिवाइड करने का काम, एक तरफ उन्होंने माइनॉरिटी की सीटें कर दी, एक तरफ मेजॉरिटी की सीटें कर दी। एक देश के अंदर कई देश बनाने की कोशिश बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व करना चाहता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि डिलिमिटेशन वो 2012 की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या की जनगणना के आधार पर करना चाहते हैं। 2027 की जो जनगणना होगी वो कास्ट सेंसस होगा, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, वो पूरा डेटा आ जाएगा। हमारी ये मांग है कि 2027 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू किया जाए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। जो पिछड़े समाज की औरतें हैं, वो पिछड़े समाज की औरतों को भी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। महिला आरक्षण में दलित महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण मिलने की आवश्यकता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन की समझदारी है। नदीम भाई, आपने अभी अपने भाषण में कहा है कि शिक्षा होना चाहिए, ईरान का जैसा आपने हवाला दिया,
तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मुंद्रा के अंदर भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जैसे आपका कॉलेज वहाँ है जो बॉम्बे के अंदर चल रहा है, तो ऐसा कॉलेजेस क्या मुंद्रा में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दो फोरम हैं काम के। एक तो ये है कि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार काम करे। वर्तमान में राज्य में जिस प्रकार की सरकार है, मुझे लगता नहीं कि अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों की शिक्षा पर वो किसी प्रकार का कोई काम करना चाहेगी। खासतौर से सोसाइटी के अंदर से ऐसे लोगों को निकलने की आवश्यकता है जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाएं, और जब तक ये नहीं बन पाते हैं इंस्टीट्यूशन, तब तक हम छात्रों से ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के लिए जहाँ भी उपलब्ध हो वहाँ पे कोशिश करें। साथ ही साथ जो मुस्लिम बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनसे मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के लिए जो भी मौके मिलें, जो उनके अंदर सलाहियत हो, जहाँ भी एडमिशन हो रहा हो, मेहनत से काम करें। क्योंकि अम्बेडकर ने एक बात कही थी, अम्बेडकर को आज मैं दोबारा कोट करता हूँ। अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो कमज़ोर हैं, अगर शेरनी का दूध पिएंगे तभी वो दहाड़ेंगे। नजीब भाई, जैसा आपके वालिद साहब ने ओएनडी के अंदर शिक्षा पे जोर दिया था, और जो गरीब बच्चे थे उनको अपने पैसे से, मतलब वो ज़्यादातर स्कूल में डोनेट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि वो बच्चे हासिल करें। तो इस तरीके से क्या आप यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं, जो कभी कभी हाई स्कूल करके छोड़ देते हैं, बहुत से 8वीं पढ़ के छोड़ देते हैं पैसे के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई ठोस योजना? देखिए, हमारा व्यक्तिगत स्तर पर जो मेरे इंस्टीट्यूशन है मुंबई में, हमारे छोटे भाई वसीम देखते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो लोग ड्रॉप आउट हैं, कमज़ोर हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी एक आदमी के प्रयास से मसले का हल नहीं होगा। ये बहुत सामूहिक प्रयास है, बड़ी कोशिश है, पूरे सभी लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा और उसको एक तरह से एक मूवमेंट की शक्ल लेनी पड़ेगी, एक तहरीक की शक्ल लेनी पड़ेगी। रास्ता सिर्फ तालीम का है, रास्ता सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी का है। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि लोग कहते थे कि ईरान को एक रात में अमेरिका ख़त्म कर देगा, लेकिन आज अमेरिका के सामने और इजराइल के टेक्नोलॉजी के सामने अगर ईरान टिका है तो वो इसलिए है कि उन्होंने तालीम पर भी तवज्जो दी थी, साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी उन्होंने तवज्जो दी, और आज वो पूरी शिद्दत से खड़ा हुआ है। और आज पूरी दुनिया ईरान की जिंदाबाद करने के लिए मजबूर हो गई है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अक़लियतों को इस मुल्क के अंदर अपने हुकूक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जमहूरियत के ज़रिए अपनी हिस्सेदारी के साथ साथ तालीम का रास्ता है, जो सर सैयद अली रहमा ने कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाते हुए। राहुल गांधी के जो यात्राएं होती हैं उसको लेकर एक फील्ड बनती है, लेकिन जब एक्शन होते हैं तो इंडिया अलायंस पीछे हो जाता है। उस वक्त ये सामने आता है कि ईवीएम का पूरा खेल है। 5 साल गुजरने के बाद ईवीएम पे कोई आवाज़ नहीं होती, लास्ट मोमेंट पे आवाज़ होती है जब ये पड़ जाता है। तो अभी इस बीच में आवाज़ क्यों उठाई जाती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि न सिर्फ ईवीएम पर सवाल हो रहा है, बल्कि मोहतरम राहुल गांधी साहब ने कर्नाटका के एक असेंबली का डेटा पेश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस डेटा के ज़रिए पता चला कि एक बहुत बड़ी तादाद में फर्जी वोटर बीजेपी ने बना रखा था। उसके बाद उन्होंने हरियाणा के 24 लाख वोटर का डेटा प्रस्तुत किया। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को कुल 22,000 वोट और आ जाती तो हमारी सरकार बन जाती। 24 लाख फर्जी वोट का डेटा प्रस्तुत किया, इलेक्शन कमीशन बोलने को तैयार नहीं है। SIR के माध्यम से ख़ास तौर से मुसलमानों का, दलितों का और पिछड़े लोगों का वोट काटने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर तहरीक चला रही है। मैं समझता हूं कि इस देश में सबसे मुखर किसी की आवाज़ है तो वो कांग्रेस पार्टी की और हमारे नेता मोहतरम राहुल गांधी जी की आवाज़ है, दूसरी कोई आवाज़ नहीं है। तीसरी बात मैं ये ज़रूर आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भारत एक राष्ट्र के रूप में बहुत कामयाब है। इसलिए कामयाब है कि हमने इस मुल्क के अंदर संस्थाएँ खड़ी की, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया को भी हम उसका एक हिस्सा मानते हैं। मगर इंस्टीट्यूशन पर हमला करने की कोशिश शाह और तानाशाह लगातार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जेब में रख लिया है। गुप्ता जी उनके नौकर की तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अमित शाह कहते हैं उतना ही करते हैं, जो मोदी का इंस्ट्रक्शन आता है उसको उतना ही फॉलो किया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि पूरे डेमोक्रेसी पे हमला करने की कोशिश भाजपा के शाह और तानाशाह कर रहे हैं। एक ही आवाज़ है, वो कांग्रेस की आवाज़ है, राहुल गांधी की आवाज़ है और उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की आवाज़ है, जो इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है।